मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें है ये जमाने की। तू खुद को बना काबिल इस कदर कि तमन्ना रखे लोग तुझे पाने की। नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं साकरिया संजय और आप देख सकते हो मेरे साथ है हमारे धीरज बाबू, जो कि हमारे साथ यहाँ ट्रेनिंग के साथ हार्डवेयर सेक्शन है वो पूरा संभाल रहे हैं। हम दोनों ने मिलके आज आपके लिए एक एकदम हटकेदार स्टडी केस आपके लिए लेके आए हैं, जो कि एक सैमसंग का J5 मोबाइल था जिसमें बैक स्विच और ऑप्शन स्विच काम नहीं कर रही थी। तो उसके अंदर हमने ट्रेस किया, तब उसमें प्रॉब्लम था जो कि सीपीयू का था। यहाँ हम सीपीयू भी रिवॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सीपीयू को रिवॉल्व ना करके सीपीयू को इस अंदर उसकी जो डाटा क्लॉक और आईएनटी लाइन होती है उसको फाइंड करके उसके ऊपर के जो सिलिकॉन लेयर है उसको ड्रिलिंग के माध्यम से हटा के वहां से दो जंपर निकाल के ये प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश की है और सक्सेस किया है। और इस तरह से सक्सेस भी होता है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि इसमें सीपीयू डैमेज होता है, लेकिन ये आपकी हैंड स्किल पे डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे से काम करोगे तो ये 100% सोल्व होता है और हमने इसमें करके भी बताया है, वो 100% सक्सेस होता है। और इसमें आप रिवॉल्विंग भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, और रिवॉल्विंग से भी सक्सेस हो जाता है। लेकिन कुछ नया चीज आपके लिए हम लेके आए हैं इधर। और अगर आप फ्रेशर हो और तो आपको वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन अगर आप 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल से काम कर रहे हो और फिर आपको लगता है कि वीडियो में कुछ हटकेदार सॉल्यूशन है, आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो प्लीज आपका आउटपुट इस वीडियो के कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर करिएगा। और अगर आपको हमारे पास हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और ईएमएमसी का कोर्स करना है तो आप यहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हो, आ सकते हो। अभी मार्च और अप्रैल का बेंच फुल है, आप मई में एडमिशन करवा सकते हो। उसके लिए नीचे दिए गए कमेंट्स में आप लिख सकते हो, या तो नीचे गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है वहां से आप कांटेक्ट हमारा कर सकते हो। मेरा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोर्स है। अगर आप यहाँ नहीं आ सकते हो तो रात को लाइव रहते हुए 2 घंटा में पढ़ाता हूँ, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए हम समझ लेते हैं इस वीडियो के जरिए कि एक सॉल्यूशन किस हद से होता है। देखिए, आप मॉडल नंबर पे मत जाइए, आप देखिए इसमें एक MSM CPU है 8916। इस सीपीयू के अंदर हमने ड्रिलिंग किया है, जो शायद ही फर्स्ट बार किसी ने ये चीज की होगी। तो अगर आप स्कीमेटिक का प्रॉपर नॉलेज लेते हो, डाटा शीटों को समझते हो, तो आप भी ये काम कर सकते हो। तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं ये किस तरह से ये पॉसिबल होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं। देखिए, आज हमारे पास एक केस स्टडी है। सैमसंग का एक बोर्ड है, सैमसंग J5। इसके अंदर प्रॉब्लम है, इसका बैक की और ऑप्शन की है वो वर्क नहीं कर रहा है। मैंने जो टच पैड का बेस बताया था कि किस तरह से टच पैड वर्क करता है, तो कहीं ना कहीं उसका ही बेस लेके आज ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। तो अभी देखो, अभी ये मोबाइल बिल्कुल ऑन है, लेकिन उसके अंदर अगर बैक स्विच और ऑप्शन स्विच का वर्क नहीं हो रहा है। देखिए, ये कुछ स्विच कोई काम नहीं कर रहा है, ये स्विच है, जबकि होम की उसका भी वर्क कर रहा है। देखिए, नहीं काम कर रहा। मतलब इस मोबाइल के अंदर अभी जो प्रॉब्लम है उसका बैक स्विच और ऑप्शन स्विच काम नहीं कर रहा है। तो आज हम इसको स्टेप बाय स्टेप किस तरह से रिपेयर किया जाता है, कैसे चेक किया जाता है, उसके बारे में बहुत ही डीपली समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके लिए थोड़ा बेस बताना चाहूंगा। सैमसंग J2 का अगर स्कीमेटिक ओपन करोगे, कि आपके सामने स्कीमेटिक मैंने ओपन किया हुआ है, उसके अंदर एक उसका बॉटम भाग में कनेक्टर है, जो कि कनेक्टर है वो 16 पिन का एक कनेक्टर है। इस कनेक्टर के अंदर यहाँ ये बोर्ड में इससे पहले मैंने एक सॉल्यूशन दिया था YouTube पे सैमसंग J2 का, उसमें एक टच आईसी का बारे में बात किया था। तो वो टच आईसी बोर्ड के अंदर थी और यहाँ जो टच आईसी है वो बेल्ट के अंदर है, इसलिए
इसके अंदर जो टच आईसी है वो वर्क करने के लिए उसको वीसीसी पॉजिटिव सप्लाई पिन, ग्राउंड, क्लॉक, डाटा और आईएनटी ये इसकी रिक्वायरमेंट है। तो ये रिक्वायरमेंट हमारे प्रोसेसर से और हमारी जो पावर सप्लाई सेक्शन से एक एलडीओ रख के दिया जाता है। इसका ये जो कनेक्टर है, इस कनेक्टर में आप देखो तो कनेक्टर के अंदर, इस कनेक्टर में यहां की आईएनटी, सीरियल क्लॉक और डाटा की पिन है। ये 11, 13 और 15 नंबर की पिन। वहां एक यहाँ आपको शॉर्ट लाइन बताई गई है, 0 ohms का मतलब एक शॉर्टिंग लाइन है, कोई कंपोनेंट नहीं है, प्रिंट से ही ये लाइन शॉर्ट है। और यहाँ आप देख सकते हो टच की आईएनटी, उसके बाद टच की सीरियल क्लॉक 1.8 वोल्टेज के साथ और सीपीयू से ही डायरेक्ट लाइन आएगी। और यहाँ टच की SDAT मतलब डाटा, वहां भी 1.8 वोल्टेज आना चाहिए, वो भी डायरेक्ट कहां से, प्रोसेसर से। उसमें बाहर से कोई पुल अप रजिस्टर नहीं लगाया है। तो यहाँ एक टच पैड भी बिल्कुल वर्क नहीं करने का रीजन हो सकता है कि इसकी 11, 13 और 15 नंबर की पिन पे आईएनटी, सीरियल क्लॉक और डाटा लाइन ना मिले, या तो इसके पिन नंबर 2 नंबर की पिन पे यहाँ देखो टच एलडीओ 2.2 वोल्टेज जो एक उसके अंदर एलडीओ रखा है, वहां से उस सप्लाई दी गई है। देखिए ये एलडीओ है उसका। एलडीओ में क्या है कि एक वीपीएचवी पावर की सप्लाई इनपुट की गई है, उसको एक सीपीयू से ईएन सिग्नल मिलेगा। जब हम टच वर्क करवाना चाहते हैं तब स्लीप मोड में ये सप्लाई ईएन बंद हो जाता है, तो वो वोल्टेज भी बंद हो जाता है। और ये इसका आउटपुट है 2.2 वोल्टेज टच के लिए जो सप्लाई आउटपुट होगी वो हमारे ये कनेक्टर 2 नंबर की पिन है वहां मिलेगा। तो इसके अंदर इतनी सारी जो पिने हैं उसमें से एक हेडफोन के लिए भी हेडफोन कनेक्टर, हेडफोन जैक भी इसके अंदर है, इसलिए इसका भी माइक का, उसका स्पीकर का डिटेक्शन वाली लाइन भी इसमें है। लेकिन हमारे टच पैड वर्क नहीं करने के लिए हम कितनी पिनों की रिक्वायरमेंट इसमें पूरी करेंगे? पिन नंबर 11, 13, 15 आईएनटी, क्लॉक और डाटा, और पिन नंबर 2 नंबर पे जो उसका टच 2.8 वोल्टेज और ग्राउंड। इतनी अगर ये बेल्ट कनेक्टर को मिल जाएगा लाइन तो हमारा टच वर्क करना चाहिए। अगर मिलने के बाद टच नहीं वर्क करता है तो उसके बेल्ट में प्रॉब्लम है, उसके आईसीयू में प्रॉब्लम है। लेकिन अगर ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी तब तक ये काम नहीं करेगा। ये जो बोर्ड है वो बहुत जगह पे, बहुत टेक्नीशियनों में उसमें वर्क किया है और मैंने देखा है कि इसमें बोल्ट भी, इसका जो बेल्ट है नीचे वाला वो भी बदल के भी देखा है, लेकिन ये प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हो पाया है। तो मेरे पास जब ये केस आया तो सोचा कि आपके लिए एक स्टडी केस हो जाए। इस तरह से मैंने इस केस को स्टडी किया और स्टडी करने के बाद उसका मैंने एक यहाँ ड्राइंग भी किया है जिसमें उसका फुल्ली वायरिंग है और ये किस तरह से वर्क करता है। मैं थोड़ा ये ड्राइंग आपको बताना चाहता हूँ। तो उसके लिए देखिए ये पिक्चर है, ये मैंने स्टडी किया उसके बारे में किस तरह से वर्क करता है पूरा। आपको जो स्केमेटिक दिया गया है उस स्केमेटिक के अंदर आपको ये चीज आपको मिल जाएगी जो स्केमेटिक के अंदर की। लेकिन इसके बाहर जो ये बेल्ट है, ये B2B कनेक्टर है बेल्ट, ये इसका बेल्ट है, वो भाग आपको नहीं मिलेगा। मैं उसको फुल टेस्टिंग, हॉट टेस्टिंग से ट्रेस करके हमने ये पूरा ट्रेसिंग किया है। तो इस कनेक्टर के अंदर एक आईसी है जो टच आईसी है और टच आईसी के अंदर 2 सेंसर है, एक बैक की और एक ऑप्शन की के तौर पे ये काम कर रहा है। और उसका जो होम की होता है वो ये आईसी से कोई लेन देन नहीं होती, उसका तो सीधा सीपीयू से ही एक मैन्युअली रो और कॉलम, हमारा कीपैड जो मोबाइल था उस तरह से ही काम करता है। ये सेंसर नहीं है, मैन्युअली एक की है जो मैकेनिक जो की होती है। बाकी ये 2 सेंसर है, ऑप्शन की और बैक की। तो चलिए हम एक बार उसका स्टेप बाय स्टेप चेक करके देखते हैं हमारा कहाँ प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर सप्लाई से उसकी रिक्वायरमेंट से पूरी करेंगे। पहले 2.8 वोल्टेज की उसको सप्लाई चाहिए। किसको सप्लाई चाहिए? इस कनेक्टर की 2 नंबर की पिन पे उसको क्या चाहिए? 2.8 वोल्टेज। और 2.8 वोल्टेज सप्लाई कब आएगी? जब हम मोबाइल को ऑन करेंगे और सीपीयू
इस आईसी को क्या देगा, इनेबल देगा तब। तो सबसे पहले हम इसका इनेबल 2.8 वोल्टेज चेक करते हैं और 2.8 वोल्टेज चेक करने के बाद आगे उसका दूसरे जो कनेक्शन है उस पर भी चेक करते हैं। तो उसके लिए हमारे जो धीरज सर है वो यहाँ से हमें सप्लाई चेक करके बताने वाले हैं। तो एक बार सर हमें बताइए कि उसका जो 2 नंबर का पिन है, मतलब ये 1 नंबर है, इसका 2 नंबर है, दो नंबर की पिन पे हमें, ये 1 नंबर है, इसका 2 नंबर है, 2 नंबर की पिन पे कितना सप्लाई आ रहा है और उसका फुल टेस्टिंग और टेस्टिंग क्या है। उसके बाद बाकी की जो पिन है 13, 11 और 15 नंबर की पिन, वो भी किस तरह से एक बार देख लेते हैं। ये स्क्रीन पे जो कनेक्टर है बॉटम भाग में, ये कनेक्टर की बात हो रही है। इस कनेक्टर के अंदर ये इसका 11 नंबर का पिन है जो INT लाइन है, ये इसका सीरियल क्लॉक लाइन है जो पिन नंबर 13 नंबर का था, और ये पिन 15 नंबर है वो डेटा। तो ये जो पिने हैं उस पे फुल टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग करेंगे, और उससे पहले हम उसकी 2 नंबर, मतलब 1 नंबर इधर है, 2 नंबर इधर है, तो उस 2 नंबर की पिन पे हमें मोबाइल को ऑन करके उसकी चार्ज LDO वाली जो इसका जो टच LDO वाली जो सप्लाई है 2.2 वोल्टेज की, वो हमें पहले मिलनी चाहिए। अब ये वोल्टेज अगर मिल गया तो हम क्लॉक और डाटा रीसेट की लाइनें चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके यहाँ डायरेक्ट हॉट टेस्टिंग करेंगे, सप्लाई चेक करेंगे। इसके लिए सर उसको सप्लाई देके एक बार इस कनेक्टर पे जो 2 नंबर की पिन पे मल्टीमीटर में 20 वोल्टेज DC की रेंज सेट किए करेंगे। ये मैंने अभी 20 वोल्ट DC की रेंज सेट की है। इस कंडीशन में अभी यहाँ हमें वोल्टेज आना चाहिए 2.8 वोल्टेज, जबकि यहाँ अभी वोल्टेज नहीं आ रहा है। ये वोल्टेज अगर नहीं आएगा तो हमारा टच काम नहीं करेगा, क्योंकि ये टच आईसी की मेन वर्किंग सप्लाई है। अब ये सप्लाई यहां नहीं आया है, और नहीं आने का रीजन उसका जो अंदर का LDO है, उस LDO में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक बार हम इस सप्लाई तो नहीं आई है, कोई बात नहीं, यहाँ हमने देखा है। देखिए ये चीज को मैंने पहले ट्रेस किया है, ड्राइंग किया है, तो उसके अंदर मैंने देखा है कि उसके अंदर थोड़ा प्रॉब्लम 2-3 लाइनों में है। एक तो प्रॉब्लम यहाँ हमें फाइंड आउट किया कि उसकी 2 नंबर की पिन पे चार्ज LDO से 2.2 वोल्टेज आना चाहिए, वो नहीं आ रहा है। लेकिन इसको रिपेयर करने से भी एक सॉल्यूशन नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने और भी चेक किया था और वो भी उसमें प्रॉब्लम है। और लाइन है उसकी INT क्लॉक और डाटा लाइन है, उसमें से तीनों में कुछ रीडिंग होनी चाहिए 400 से 600 ओम्स के बीच में। जब मैंने ट्रेस किया और INT वाली लाइन है उसको चेक करिए। तीनों की फुल टेस्टिंग एक बार हम करके देख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप। उसका क्लॉक डाटा और रिसब 422 रीडिंग आ रही है, तो ये रीडिंग सही है। ये रीडिंग आने का रीजन कि डायरेक्ट CPU से यहाँ तक लाइन चेक हो गई, क्योंकि इसमें स्केमेटिक में देखोगे तो बीच में कोई कंपोनेंट इधर नहीं यूज किया गया। अब हम दूसरी लाइन उसकी 13 नंबर की पिन पे चेक करते हैं, जो कि सीरियल डाटा है। देखिए सीरियल क्लॉक लाइन, ये भी यहाँ हमने चेक किया, ये भी अभी सही आ रहा है, मतलब कि इसका भी कोई इश्यू नहीं, ये लाइन भी अभी ओके। अब हम यहाँ एक INT लाइन है जो इंट्रो लाइन है, उसको चेक करते हैं, उसका रीडिंग देखते हैं। देखिए अभी ये INT लाइन पिन नंबर 11 नंबर की पिन पे भी इतना रीडिंग आना चाहिए, अभी कोई टाइप का रीडिंग नहीं है। इस रीडिंग नहीं आने का रीजन क्या रीजन हो सकता है? CPU से या लाइन से, या CPU या लाइन से। एक बार देखिए ये लाइन कहां से आती है, वो लोकेशन मैं आपको बताना चाहूंगा। इस मोबाइल में मैंने फाइंड किया, 2 इश्यू आया। एक टच LDO वाली जो 2.8 वोल्टेज की सप्लाई है वो नहीं मिल रही है, दूसरा उसमें INT लाइन नहीं मिल रही। अब हो सकता है कि INT की वजह से सप्लाई ना हो सकता है कि INT की वजह से, क्योंकि जब तक इंट्रो नहीं है तब तक आपका 2.8 वोल्टेज नहीं होना चाहिए। तो और दूसरा पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि ये लाइन अगर रीडिंग नहीं शो कर रही है, शायद इसका अंदर का जो LDO है
वो एलडीओ आउटपुट नहीं दे रहा है। क्या रीजन है? शायद एलडीओ में प्रॉब्लम हो या इसका ईएन नहीं मिलता हो। तो हम एक बार आईएनटी लाइन पे रीडिंग नहीं है वो तो देख लिया, लेकिन अभी एक और भी कंफ्यूजन है कि हमारे जो 2.8 वोल्टेज है उसका न आना क्या मतलब है, क्या चीज है। तो एक बार हम एलडीओ पे जाएंगे और उस एलडीओ की जो सप्लाई है ये चेक करेंगे। तो यहाँ हमारे सामने एलडीओ में ये जो डॉट दिया है तो उसका 1 नंबर है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और 4 नंबर। अभी हमने स्कीमेटिक में देखा था कि इस एलडीओ की 1 नंबर की पिन जो कि उसका आउटपुट पिन है, वहां 2.8 वोल्टेज हमें आउटपुट मिलता है। लेकिन कब मिलेगा? जब उसको वीपीएचवी पावर की सप्लाई, बैटरी का पॉजिटिव वोल्टेज इसकी 4 नंबर की पिन मतलब ये कैपेसिटर पे मिलेगा और उसके 3 नंबर की पिन पे आपको ईएन मिलेगा, तब जाके उसका आउटपुट बनेगा। तो एक बार हम मोबाइल को ऑन करके इसकी 4 नंबर की पिन पे क्या उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, मतलब कि उसका 4.2 वोल्टेज उसको मिल रहा है, उसके बाद उसको ईएन मिल रहा है कि नहीं, उसके बाद हम तय कर सकते हैं कि हमारा प्रॉब्लम क्या हो सकता है, क्या एलडीओ खराब है या क्या हमारा कोई दूसरे इश्यू है। तो एक बार डीसी मशीन से इस मोबाइल को हम ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद इसकी इनपुट और आउटपुट देख लेते हैं, वीपीएचवी पावर और उसका ईएन ये दोनों क्या बन रहा है कि नहीं। तो चलिए हम एक बार वो ट्राई कर लेते हैं। डिस्प्ले का आईडी मिलेगा सीपीयू को तो ही आपको ये चीज मिल सकती है, बिना डिस्प्ले से आप ये चीज चेक करोगे तो आप नहीं चेक कर पाओगे। इसलिए हम इसके अंदर डिस्प्ले लगा के चेक करेंगे। इसलिए हमने डिस्प्ले लगाई है और मोबाइल ऑन किया है। अब हम एक बार देखिए एलडीओ की सबसे पहले वीबेट इनपुट सप्लाई जो कैपेसिटर है इसका 4 नंबर की पिन है वहां चेक करेंगे। ये 4 नंबर की पिन पे देखिए 4.2 वोल्टेज आ रहा है, मतलब उसका इनपुट ओके है। अब इस एलडीओ की पिन नंबर 3 पे ईएन चेक करेंगे। अब ईएन पे अभी नहीं आ रहा है, देखो ईएन पे 0.01 वोल्टेज आ रहा है, मतलब ईएन आपको 1.8 वोल्टेज जितना यहाँ ईएन होना चाहिए 3 नंबर की पिन पे, अब ये ईएन नहीं आ रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ईएन हमेशा चेक करें तो डिस्प्ले लगा के, अभी हमने डिस्प्ले लगा के ही चेक किया है, मोबाइल ऑन है हमारा, तो फिर भी आउटपुट नहीं बन रहा है। तो एक बार आउटपुट वोल्टेज भी उसकी 1 नंबर की पिन पे चेक करते हैं। देखो उस वहां भी नहीं आता होगा और नहीं आता है, देखो वहां 0 वोल्टेज, क्योंकि ईएन ही नहीं है। अब ईएन नहीं है तो आउटपुट एलडीओ काम नहीं करेगा। तो ईएन नहीं आता है, आईएनटी लाइन भी नहीं आती है। रीजन इसका है कि सीपीयू से कोई प्रॉब्लम है। 2 चीज आपको रिपेयर करनी पड़ेगी। अब हम एक बार इसका ईएन की लाइन में क्या रीडिंग है वहां से भी हमें क्लू मिल सकता है कि हमारा प्रॉब्लम कहां से है, ईएन नहीं आने का रीजन क्या है। क्या सीपीयू के यहाँ से कोई प्रॉब्लम है कि एलडीओ में प्रॉब्लम है, क्या कोई एलडीओ शॉर्ट है, फुल टेस्टिंग करके भी हम देख सकते हैं। तो एक बार अभी यही एलडीओ रखे हुए यहाँ फुल टेस्टिंग करते हैं। एक बार स्विच ऑफ कर देंगे, उसके लिए बैटरी निकाल देंगे और मल्टीमीटर में मीटर की बीप बजर मोड में रखेंगे। बजर मोड में रखने के बाद 3 नंबर की पिन पे एलडीओ पे फुल टेस्टिंग करेंगे और वो फुल टेस्टिंग जो करते हैं उसमें कितना रीडिंग शो करता है उस पे हम देखते हैं। पहले एक बार देख लेते हैं उसका फुल टेस्टिंग। मल्टीमीटर का रेड प्रोड ग्राउंड करके ब्लैक प्रोड से फुल टेस्टिंग देखिए। फुल टेस्टिंग में अभी यहाँ कितना शो कर रहा है, 450 से ऊपर रीडिंग शो किया। तो एक चीज याद रखना, कोई भी चीज का फुल टेस्टिंग जब भी करो तो रीडिंग आने से ये मत समझ लेना कि आपकी लाइन ओके। ये रीडिंग आपका एलडीओ वाला हो सकता है कि सीपीयू वाला ना हो, एलडीओ वाला हो। इसलिए आपको सही अगर लाइन चेक करना है तो यहां से आपको इसका एलडीओ उठा के ही ये रीडिंग चेक कर सकते हो। एलडीओ लगा हुआ रीडिंग से है उसको आपको समझ में नहीं आएगा। एक और भी चीज है उसमें चेक करने की कि ये क्या किस तरह से, एक बार हम ये भी चेक कर लेते हैं। इसके लिए इसका डिस्प्ले हटा के हम क्या करेंगे, यही रीडिंग इस तरह से चेक करेंगे और सीपीयू को प्रेस करेंगे और देखेंगे रीडिंग कोई बदलाव आ रहा है कि नहीं। अगर बदलाव आ रहा है तो ये जो रीडिंग है हमारा एलडीओ वाला है। देखिए एक बार फिर से एक बार वो भी ट्राई कर लेते हैं कि एलडीओ का जो ईएन नहीं आया मतलब उसका शॉर्टिंग तो है नहीं, क्योंकि वहां रीडिंग आ रहा है। शॉर्टिंग होगा तो वहां बीप आता था। देखिए अभी कितना रीडिंग है, मैं सीपीयू को प्रेस करता हूं और देखते हैं कितना रीडिंग में बदलाव आया। देखो सीपीयू को मैंने प्रेस किया है
रीडिंग कितना आया अभी 409। अब देखो सीपीयू से मैंने हाथ ले लिया, अभी ये रीडिंग फिर से हाई हो गया। अब फिर से एक बार सीपीयू को प्रेस कर रहा हूँ, देखो प्रोसेसर आईसी को मैं यहाँ प्रेस कर रहा हूँ, देखो ये सीपीयू को प्रेस किया, मतलब ये हुआ कि यार ये रीडिंग है वो हमारा एलडीओ वाला है और सीपीयू का लूज कनेक्शन है इसमें, सीपीयू का कांटेक्ट सही नहीं है, क्योंकि मैं सीपीयू जब रियल में सीपीयू सही होगा तो यहाँ 409 ओम्स का रीडिंग हो जाना चाहिए। अभी इतना रीडिंग है, वो एलडीओ वाला रीडिंग है। हम यहाँ से एलडीओ उठा के भी देख सकते हो कि वो रीडिंग नहीं हो सकता है। देखिए फिर से एक बार मैं ये सीपीयू को प्रेस करता हूँ, देखिए सीपीयू प्रेस करने से क्या हुआ, रीडिंग कम हो जाता है। जैसे ही मैं सीपीयू को प्रेस करता हूँ रीडिंग ये 410 हो जाता है, 50 ओम्स का रीडिंग में डिफरेंस हो जाता है। मीनिंग ये हुआ कि इसमें सीपीयू का प्रॉब्लम है। और जब मैंने ये फॉल्ट को फाइंड किया तब आईएनटी लाइन जो है वो और ये आपकी इसका एलडीओ की जो ईएन लाइन है वो दोनों मैंने जब फाइंड किया तो प्रॉब्लम हुआ था वो सीपीयू से ही लूज कनेक्शन है प्रेस करने से। और कस्टमर का भी कहना ऐसा था कभी कभी स्विच काम करने लगती है और कभी कभी स्विच काम नहीं करती है। उसका मतलब कि हमारे बाहर कोई कंपोनेंट में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सीपीयू में भी नहीं है, सीपीयू में लूज कनेक्शन में। ये प्रॉब्लम हम दो तरह से रिपेयर कर सकते हैं, एक सीपीयू को रिवॉल्व करके और दूसरा सीपीयू को ड्रिल करके। अगर सीपीयू की ये दो लाइन ही अगर लूज रही तो ड्रिलिंग से प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। अगर इसका एक साइड ही पूरा लूज हुआ तो शायद हो सकता है कि ये प्रॉब्लम ड्रिलिंग से सोल्व ना हो। तो आप ये प्रॉब्लम किस तरह से देखना चाहते हो, मतलब कि हम दोनों तरह से उसको रिपेयर कर सकते हैं। इस सीपीयू को उठा के रिवॉल्व करके भी देख उसको मतलब प्रॉपर तरीके से हम रिपेयर कर सकते हैं, या तो हम इसको ड्रिलिंग करके भी रिपेयर कर सकते हैं। तो आप पे डिपेंड है, आप जिस हिसाब से बताइए इस हिसाब से हम इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या करना है? तो चलो हमने इस और इसको ड्रिलिंग करके देखेंगे। तो एक बार सर सीपीयू का जो साइड भाग है वो बताइए जरा। देखिए जब मैंने इसके अंदर जब ट्रेस किया था तब ये जो प्रोसेसर है सीपीयू है, इस सीपीयू के अंदर इसके स्कीमेटिक के थ्रू देखा, इसके डाटा शीट से देखा तो सीपीयू का एक जो भाग है, इस भाग मतलब कि ये मेमोरी के बगल वाला भाग, ये भाग, इस भाग से इसकी हर एक टच की लाइन आती है। टच का आईएनटी लाइन है, उसका सीरियल लाइन है, क्लॉक लाइन है, और उसका मैंने पूरा ट्रेस किया है। तो वहां से भी हम क्या कर सकते हैं, उसको ड्रिलिंग करके भी कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे इसका ड्रिलिंग करके। थोड़ा इसका जो यहाँ टेस्टिंग पॉइंट है, जैसे कि देखो यहाँ जो पॉइंट बताया है, ये पॉइंट, ये इसका आईएनटी लाइन का पॉइंट है। तो हमें एक वहां से ड्रिलिंग करके यहाँ एक जंपर करेंगे तो हमारा ये लाइन बन सकता है। देखिए ये मैंने जब पहले चेक किया था वो, और अभी मैंने जो आपके सामने चेक किया, सीपीयू को प्रेस करके चेक किया, वो कौन सा टाइप का टेस्टिंग था? फुल टेस्टिंग। मार्केट के अंदर बहुत सारे जो न्यू वर्ड आया है फुल टेस्टिंग का, क्या है न्यू वर्ड जो मार्केट में सब लोग बोलते हैं, उसको बोलते हैं जीआर। जीआर का मतलब होता है ग्राउंड के साथ रीडिंग, जनरल रीडिंग। फुल टेस्टिंग ही को नया वर्ड देके ये चीज को बहुत ही उछाला जाता है, जीआर 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 मतलब कुछ नहीं। मैं 20 साल से पहले रेडियो में भी यही जीआर चेक करता था। जीआर मतलब फुल टेस्टिंग, फुल टेस्टिंग मतलब ग्राउंड के साथ रीडिंग। अब देखो इतने टाइम से मेरा यूट्यूब पे वीडियो भी है कि फुल टेस्टिंग मतलब जीआर, उसको नया वर्ड दे दिया और कुछ नहीं। और जीआर की ताकत ऐसा कुछ होता नहीं है, बस आपके अंदर माइंड के आपके पास जो है ना वो नॉलेज होना चाहिए। ऐसी कोई चीज नहीं है कि जीआर आ गया तो सब कुछ आ गया। जीआर मतलब फुल टेस्टिंग। जीआर से हम कुछ अंदाज आ सकता है कि इसमें किसका प्रॉब्लम है, किसका प्रॉब्लम नहीं है। सब कुछ हम जीआर से चेक नहीं कर सकते, या तो उसका फुल टेस्टिंग भी होता है, हॉट टेस्टिंग भी होता है, आई टेस्टिंग भी होता है, ये सारी चीज भी होती है। तो ये चीज है, ऐसा मत भागो कि जीआर कुछ नया चीज है, ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ हमने जीआर ही चेक किया, फुल टेस्टिंग ही किया, और फुल टेस्टिंग से हमें एक अंदाज आया है, एक क्लू मिला है कि इसके अंदर सीपीयू लूज कनेक्शन है, क्योंकि सीपीयू को प्रेस करने से रीडिंग में जीआर में डिफरेंस हो रहा है। तो चलिए हम एक बार सर हमारे जो है उसको ड्रिलिंग करके सीपीयू को अंदर से उसकी
जो INT लाइन है और टच का LDO का EN है, वहां से उसको जंप करके एक बार ये प्रॉब्लम को सोल्व करके समझ लेते हैं। तो चलिए, तो एक बार देखिए पूरा। से नहीं करना है, हाथ से ब्लेड से आपको स्क्रैच करना है, क्योंकि अंदर डैमेज हो सकता है। हमने इधर CPU को ड्रिल किया है और ड्रिल करने के बाद हमने जो फाइंड किया था उस 2 पॉइंट को एक जंप लगाया, माइक्रो जंपर लगाया है। ये 2 जो पॉइंट है, एक INT लाइन थी जो टच पैड की थी और एक हमारा LDO था, उसका EN था। जो ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पॉइंट, ये हमारा एक INT लाइन है जो CPU से हमारे टच पैड को मिलती है। और यहाँ जो एक छोटा सा जंपर दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये एक हमारा LDO का EN है। अब ये दोनों
जंपर करने के बाद अब हम यहाँ यूवी इंक से उसको फिर से एक इंसुलेट लगा देंगे। उसके बाद हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा प्रॉब्लम है वो सोल्व हुआ कि नहीं। एक बार यहाँ का रीडिंग हम चेक कर लेते हैं, उसके बाद यूवी इंक लगा देते हैं। देखिए बजर मोड में मेरे मल्टीमीटर को सेट रखा है। उसके बाद यहाँ पहले रीडिंग नहीं आ रहा था, जो हमारा INT लाइन का टेस्टिंग पॉइंट है TP, वहां में रीडिंग नहीं आ रहा था। एक बार देख लो रीडिंग आया कितना आया 417। और एक बार हमारा जो LDO वाला EN था उस पे हमने देखा था कि CPU प्रेस किया था तब कितना आया था 710 जितना आया था। अभी देखो इसमें 400 है, मतलब ये भी रीडिंग आया। एक बार वो पॉइंट पे भी देख लेते हैं सर। एक बार वहाँ जो पॉइंट था उसका LDO और INT वाला लाइन, वहाँ का रीडिंग भी बता दीजिए ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि हमारा ये रीडिंग तो आ गया। देखिए अभी ये यहाँ पहले रीडिंग नहीं आ रहा था, अभी ये रीडिंग आ गया, तो मतलब ये भी लाइन सही हो गई। और एक बार LDO वाला भी रीडिंग देख लेते हैं। ये रीडिंग तो पहले भी आ रहा था, यहाँ तो वोल्टेज आना चाहिए था, वो वोल्टेज बाद में चेक कर लेते हैं। एक बार LDO पे EN चेक कर लेते। EN वाली जो लाइन थी LDO की, वहाँ का रीडिंग कुछ 500 के करीबन था, तो अभी वो 410 जितना हो जाना चाहिए। ये 3 नंबर की देखो ये हो गया बराबर, तो रीडिंग सही आ गया है। अब उसका हॉट टेस्टिंग, पहले उसका यूवी इंक लगा के उसको सुखा देते हैं, उसके बाद उसका हॉट टेस्टिंग करके देखते हैं। तो एक बार चलिए हम उसका यूवी इंक लगा के उसको अभी इसमें यूवी इंक लगा दिया है। अब हम एक बार ये कनेक्टर पे हमारी 2 नंबर की जो पिन थी वहाँ वोल्टेज पहले नहीं आ रहा था, जो हमने चेक किया था। अब ये वोल्टेज आ रहा है कि नहीं एक बार वो देख लेते हैं। तो देखिए मोबाइल को पहले उसके लिए ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद ही ये सप्लाई आती है, और स्लिप मोड में भी नहीं आती है। तो ये मोबाइल ऑन किया है, देखिए अभी वोल्टेज ये देखो 2.2 वोल्टेज। देखिए अभी 20 वोल्टेज की रेंज में रखते हैं, ये आया देखिए 2.2 वोल्टेज। जो इसकी ये 2 नंबर की 2.2 वोल्टेज, ये हमारा LDO की सप्लाई है जो आ गई है। अब हम एक बार देख लेते हैं कि हमारा टच पैड वर्क कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए फिर से मोबाइल में बैटरी लगा के ऑन करके देखते हैं कि हमारा वर्किंग हुआ कि नहीं। तो चलिए हम एक बार वो भी देख लेते हैं। देखिए ये मोबाइल के अंदर हमने अभी इसका CPU के अंदर ड्रिलिंग किया है, और उसका बैक स्विच और ऑप्शन स्विच काम नहीं कर रहा था। देखिए ये बिल्कुल सही से काम करने लगा, ये आप देख सकते हो। देखिए आ रहा है उसमें एक अपने हाथ से चेक कर लीजिए। ये सैमसंग का J5 मोबाइल था। इसके अंदर हमने बैक स्विच और ऑप्शन स्विच है वो वर्क नहीं कर रही थी। प्रॉब्लम इसमें CPU से था। तो यहाँ CPU हम रिवॉल्व भी कर सकते थे, लेकिन आपकी चॉइस थी कि इसको हम ड्रिलिंग करके बताए। तो ये हमने 2 जंपर उसको जो कांटेक्ट नहीं हो रहा था वो ड्रिलिंग करके बताया, और ये प्रॉब्लम सोल्व हो गया। तो इस तरह से आप कोई भी प्रॉब्लम को अगर समझ के काम करोगे तो प्रॉब्लम 100% सोल्व होगा। इसके लिए आज की नई जनरेशन, नई टेक्नोलॉजी है वो समझनी पड़ती है। इसमें जो चिप थी उसकी INT लाइन नहीं मिल रही थी, और इसके अंदर एक चार्ज हमारा जो टच का LDO है वो टच LDO की सप्लाई नहीं मिल रही थी। तो इस तरह से हमारे धीरज सर ने उसको ड्रिलिंग करके आपको बताया, और ये प्रॉब्लम हमने सोल्व किया है। तो इस तरह से ही आप भी अपने फ्यूचर में ऐसे कोई प्रॉब्लम आए तो समझ के काम करिए। कभी जुगाड़बाजी, जल्दबाजी में कभी काम मत करिए। बस इस तरह से।